बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 10 न्यू बुक यूनिट नंबर 12 वेव्स वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक टॉपिक पढ़ लिया था लास्ट टाइम। आज हम टॉपिक 12.2 पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स की टाइप्स। अब वेव्स क्या होती है, पिछले टॉपिक में हम पढ़ के आए हैं। वेव्स ये है कि किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाना, जो कि उसकी वजह से क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। तो ये वेव की डेफिनेशन हम पीछे एक्सप्लेन खैर कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने उसको रिवाइज किया है। आज हमने जो पढ़ना है वो वेव कितनी तरह की है, उसकी टाइप्स हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेव। वेव की दो मेन टाइप्स हैं। पहली मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव्स कौन सी हैं? ठीक है, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं दैट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम सच एज एयर, वाटर और सॉलिड मटेरियल टू ट्रेवल। तो ऐसी वेव्स जिनको पैदा होने के लिए ना किसी मीडियम की जरूरत हो सकती है। मीडियम क्या हो सकता है? वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कुछ सॉलिड चीज है। तो ऐसी वेव जो मीडियम पे डिपेंड करती है ना, मीडियम की वजह से पैदा होती है, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। दीज वेव कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से नहीं पैदा पास कर सकती। उसकी रीजन क्या है? दे रिलाई ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम। क्योंकि ये रिलाई करती हैं कि पार्टिकल्स मीडियम के वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम ही अगर नहीं होगा तो पार्टिकल्स, फिर वाइब्रेशन नहीं होगी। अब स्पेस में ना पार्टिकल्स नहीं है, स्पेस में पार्टिकल्स नहीं वाइब्रेशन के लिए, इसलिए मैकेनिकल वेव साउंड जो ये है ना स्पेस, मैकेनिकल वेव स्पेस में नहीं पास कर सकती। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई मैकेनिकल वेव कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम बिकॉज दे रिलाई ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए ना मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन पे डिपेंड करती हैं, और वहाँ पे स्पेस में होती नहीं है, पार्टिकल्स ही नहीं है वहाँ पे वाइब्रेट करने के लिए। तो इसलिए मैकेनिकल वेव कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। तो दो क्वेश्चन आपने मार्क कर लेने हैं। एक तो मैकेनिकल वेव की डिफाइन क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है। उसके बाद है वाई दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ठीक है, उसका आंसर है यहाँ तक। ये उसका आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन हमारे हो गए, वाई मैकेनिकल वेव कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम एंड सेकंड व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स। दो क्वेश्चन हमने अब तक पढ़ लिए। उसके बाद द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। जब वेव पैदा होती है ना तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ये पिछले टॉपिक में पढ़ा हमने। और वो इस वाइब्रेशन के दौरान एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एंड पास द एनर्जी अलोंग इवन द पार्टिकल्स देम सेल्फ डू नॉट मूव। अगरचे पार्टिकल खुद नहीं मूव करते, लेकिन वो वाइब्रेशन के जरिए एनर्जी को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। अ सिंपल वे टू ऑब्जर्व दिस बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ रोप अप एंड डाउन। तो इस चीज को समझने के लिए ना आप रस्सी का एक सिरा हाथ में पकड़े, उसको ना रस्सी को अप एंड डाउन मूव कर दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा? द वेव ट्रेवल अलॉन्ग द रोप। जो वेव है ना वो रस्सी के साथ साथ चलती जाएगी, बट ईच पार्ट ऑफ द रोप ओनली मूव वर्टिकली। लेकिन रस्सी का एक एक जो पार्टिकल है ना वो वर्टिकली ऐसे अप एंड डाउन मूव करेगा बस। ठीक है, लेकिन वेव आगे ट्रेवल कर जाएगी, वाइल द वेव इटसेल्फ मूव फॉरवर्ड। वही बात हो गई। अब उसके बाद एग्जाम्पल है, ये आपने लाजमी मार्क करनी है कि एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द फोर एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो एग्जाम्पल्स जो यहाँ काफी सारी दी होंगी। साउंड वेव पहली है, तो एक एग्जाम्पल साउंड वेव। दूसरी वाटर वेव, ये भी क्या है? ये मैकेनिकल वेव है। देखिए ना, मैकेनिकल वेव है मीडियम डिपेंडेंट। जो मीडियम होगा तो ये वेव जो है पैदा होंगी। ठीक है, अब साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, वाइब्रेशन ऑफ रोप और स्प्रिंग, ये तीसरी एग्जांपल हो गई। उसके बाद चौथी सिस्मिक वेव प्रोड्यूस बाय द अर्थक्वेक। तो जलजले के दौरान जो है ना जमीन में एक वाइब्रेशन पैदा होती है, उस वाइब्रेशन से वेव्स पैदा होती है, उसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। तो ये चार एग्जांपल्स आपने करनी है एज अ एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। उसके बाद है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि वेव की सेकंड टाइप है। दो टाइप थी ना वेव की, अब ये उसका उल्टा है। वो जो है वेव्स वो मीडियम डिपेंडेंट है, उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो ऐसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। तो इसकी डेफिनेशन आप मैं आपको मार्क करके देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ तक लगा के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से कर लें, डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
दीज वेव कैन मूव थ्रू एम्प्टी स्पेस। ये एम्प्टी स्पेस जो वैक्यूम है ना, वहाँ पे ये मूव कर जाती हैं, लेकिन पहले वाली नहीं करती थी, क्योंकि वो जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है। वहाँ पे उनके लिए मीडियम होना जरूरी है, मीडियम के पार्टिकल्स हों, पार्टिकल वाइब्रेट करें, तब वो जो है वो ट्रेवल करती हैं। अब ये चूंकि मीडियम डिपेंडेंट ही नहीं है, इनको पार्टिकल्स की वाइब्रेशन चाहिए ही नहीं। अब स्पेस में पार्टिकल होते नहीं, तो इसलिए फिर ये स्पेस में भी मूव करती हैं। ठीक है, दे कैन मूव थ्रू एम्प्टी स्पेस, दैट इज वाई सनलाइट एंड अदर टाइप ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एबल टू रीच थ्रू द रीच द अर्थ थ्रू अ स्पेस। कहता है ये यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही वो वजह है जिसकी वजह से जो है ना, ये जो सूरज की शुआएं जमीन तक पहुंचती है ना, वो किसकी वजह से है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ही सूरज की जो शुआएं हैं वो हम तक आती हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, डेफिनेशन तो आपने लिख ली, एग्जांपल मस्ट होती है फिजिक्स में। एक नंबर डेफिनेशन का होता है और एक एग्जांपल का होता है, तो इसलिए फिजिक्स में कोशिश किया करें एग्जांपल लिखा करें। अगर बिलफर्ज कोई डेफिनेशन है उसकी एग्जांपल नहीं है, तो फिर उसकी जो है कोई मैथमेटिकल फॉर्म होती है, फार्मूला जिसको बोलते हैं, वो लिखा करें, या कोई ऐसा यूनिट वगैरह है तो वो लिख दिया करें। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें, उसमें रेडियो वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट 4 हो गई, अल्ट्रा वायलेट रेज 5, एक्स रेज 6, गैमा रेज 7। तो ये 7 एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो ये 7 एग्जांपल्स हमने मार्क कर ली यहाँ तक। और अब अगर हम इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करें, दीज वेव डिफर इन दियर वेवलेंथ। ये जो वेव्स है ना, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ और होगी, माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ और है, इंफ्रारेड रेस की और वेवलेंथ है। अब ये जो माइक्रोवेव्स है ना, ये वैसी कौन सी वेव्स होती हैं? अगर हम देखें ना, हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होता है, तो हम उसको माइक्रोवेव ओवन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो वेव्स यूज होती है ना, वो माइक्रोवेव्स होती हैं। इंफ्रारेड रेज ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, विजिबल लाइट ये सूरज की रोशनी वाली वेव्स को कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज ये भी सूरज से ही जो रेडिएशन आ रही होती है ना, उसी के अंदर होती हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती हैं। एक्स रेज ये जो हम अब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी चीज़ का एक्सरेज कराते हैं, वहाँ पे भी वेव्स यूज होती हैं, उसको हम एक्स रेज कहते हैं। इसके अलावा गैमा रेज, तो गैमा रेज ये एक्चुअली लाइट जो होती है ना, लाइट वो गैमा रेज फोटोन पर मुश्तमिल होती है, तो लाइट में यूज होती हैं। ये खैर ये चीज़ें वो हैं जो कि एफएससी फिजिक्स में, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत, मैंने वैसे ही आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया इनका। तो ये एग्जाम्पल आपने साथ याद रखनी है, वरना नाम याद कर लें काफ़ी है। तो अब इनकी जो वेवलेंथ है हमने पढ़ा कि वो डिफरेंट होती है, एंड फ्रीक्वेंसीज और फ्रीक्वेंसी भी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें इसकी मुख्तलिफ होती हैं, बट दे ऑल ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, नोन एज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, सेम स्पीड होती है इन सब वेव्स की। वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगरचे इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है, लेकिन स्पीड सेम है। स्पेस में कितनी स्पीड से मूव करती हैं? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि मैक्सिमम स्पीड है इस दुनिया में, जो कोई चीज़ जिस स्पीड से मूव कर सकती है, वो इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है। और इससे जो मूव करती हैं वो कौन सी है? वो लाइट वेव्स हैं। ठीक है, लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये एक तो आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कितनी स्पीड से मूव करती हैं, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये एमसीक्यू में काम आने वाली चीज़ है, इसलिए इसको मार्क करें। तो उसके बाद द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो रेंज है उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पे उसने ना रेंज बताई है हमें। ठीक है, अब रेडियो वेव देखें, इसका स्पेक्ट्रम ब्लू है, माइक्रोवेव का ऑरेंज है, फिर विजिबल लाइट का ये ग्रीन है। तो देखिए कलर आगे ना चेंज होता जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो नेम लिखे गए हैं ना, जो सीक्वेंस में लिखे गए हैं, ये है एनर्जी का सीक्वेंस। मतलब इस तरफ आप जब जाते हैं ना, तो एनर्जी है इंक्रीज हो रही, इसकी एनर्जी कम सबसे, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा। अब विजिबल लाइट में इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट दोनों आ जाती हैं, तो इससे ज़्यादा उनकी एनर्जी एक्स रेज की, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? गैमा रेज की। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू एच एफ। ई इज इक्वल टू एच एफ। अब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ना डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये हमारे पास इक्वल होती है वेव इक्वेशन के मुताबिक v/λ। ठीक है, चूंकि ये
स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, इसलिए इसकी स्पीड को ना हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी ओवर लैम्डा। खैर ये क्वेश्चन आपकी बुक में तो नहीं है, मैं असल में आपको यहाँ समझाना ये चाह रहा हूँ कि जिस वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी ना उसकी वेवलेंथ फिर कम हो जाती है। ठीक है, अब आप देखिए इस वेव की ना, रेडियो वेव की एनर्जी कम है सबसे, तो इसलिए इनकी जो वेवलेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा है। वेवलेंथ होता है एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का फासला। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। एक वेव है ना, वेव, एक वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्रस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ होता है। एक क्रस्ट से एक क्रस्ट तक का जो फासला है ना वो होता है वेव लेंथ। तो आप देखिए ये रेडियो वेव्स की ना वेव लेंथ देखो कितनी ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी फिर कम है। आगे आगे आप जैसे जाएंगे ना वेव लेंथ देखो कम होती जा रही है, इसकी उससे कम होगी, ये और कम होगी, ये और कम होगी, ये और कम होगी, ये और कम होगी, ये देखिए ये बिल्कुल कम हो गई है। तो वेव लेंथ जो है वो कम होती जा रही है, तो इसलिए एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एनर्जी का जो है वो रिलेशन है इनवर्स। वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो एनर्जी बढ़ेगी, तो इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा। सब ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? गैमा रेज की। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में आप देखो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उतनी एनर्जी ज्यादा होती है। जब एनर्जी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है। तो अब यहाँ से कोई भी एमसीक्यू बना सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज स्मॉलर वेवलेंथ। तो स्मॉलर वेवलेंथ गैमा रेज की होगी, लेकिन फिर एनर्जी अगर पूछे तो एनर्जी इनकी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो आपने इस तरह कोई भी एमसीक्यू के लिए तैयार रहना है। अब अभी हमने ना वेव की दो टाइप पढ़ ली हैं, एक थी मैकेनिकल वेव, एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ना ये जो मैकेनिकल वेव्स है ना, जो कि पहली टाइप है, इसकी आगे मजीद दो कैटेगरीज हैं। वो किस बेस पे बनाई गई हैं कि पार्टिकल्स जो है ना मीडियम के, क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट है मैकेनिकल वेव। अब इनके जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना वो दो तरह से मूव करते हैं वेव की डायरेक्शन के। कुछ जो है वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं, कुछ पैरेलल मूव करते हैं। तो इस बेस पे ना इनकी दो टाइप बन जाती हैं, एक है ट्रांसफर वेव, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वही लिखा हुआ मैकेनिकल वेव आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द हाउ पार्टिकल्स ऑफ दीज मीडियम वाइब्रेट इन रिलेशन टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। तो वेव की डायरेक्शन के लिहाज से उन वेव्स के पार्टिकल किस तरह ट्रेवल कर रहे हैं, इस बेस पे इस वेव को ना, मैकेनिकल वेव को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लिया जाता है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव कौन सी है। इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग। तो अगर तो यूं है कि जो मैकेनिकल वेव जो कि मीडियम में पैदा हुई है और मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन हो रही है ना वो वेव की डायरेक्शन के ना परपेंडिकुलर हो रही है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। अब देखिए ये वेव ट्रेवल है, ये वेव ट्रेवल की डायरेक्शन है। अब इसके पार्टिकल जो है वो लेट, यहाँ पे कोई पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा? अप एंड डाउन मूव करेगा। ठीक है, अब पार्टिकल मूव यूं कर रहा है अप डाउन, और वेव ट्रेवल यूं कर रही है, तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो जब वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन का एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, this perpendicular vibration cause the energy to transfer through a medium without any significance forward movement of particle। तो हमने पढ़ा कि वेव में जो है ना पार्टिकल फॉरवर्ड मूव नहीं करते, बल्कि वाइब्रेशन से ही एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। ये चीज़ हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। A simple way to observe a transfer wave is by holding a one end of a rope and moving it up and down। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि ट्रांसफर्स वेव जो हैं, इसको अगर आपने समझना है तो उसके लिए आप क्या करें, एक रस्सी लें और रस्सी को एक सिरे से बांध दें, एक सपोर्ट के साथ बांध दें। ये देखिए ये सपोर्ट है, इसे जब रस्सी लेके बांध दिया और दूसरा सिरा अपने हाथ से पकड़ लेना, इसको अप एंड डाउन मूव करो। जब आप अप एंड डाउन मूव करोगे ना, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि वेव पार्टिकल और वेव की जो डायरेक्शन है ना वो आपस में 90 डिग्री पे हो जाते हैं। While the wave travel horizontally along the rope, wave यूं horizontally rope पे चलेगी, rope segment move vertically। This motion result in the formation of highest point known as crest and lowest point is called ट्रफ। तो इसकी वजह से ना जब भी ट्रांसफर वेव अगर आप किसी स्ट्रिंग में पैदा कराओगे ना, तो वेव के अंदर जो है ना दो तरह के वेव के पोर्शन क्रिएट होंगे। एक होता है क्रस्ट जो कि हाईएस्ट पोर्शन है, इसको ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ऊपर का जो वेव का पार्ट है ना ये होता है क्रस्ट, और जो लो होता है ना वो होता है ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं जब भी ट्रांसफर वेव पैदा होती है। तो एक एमसीक्यू में आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन कि क्रस्ट एंड ट्रफ आर क्रिएटेड इन विच टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। कौन सी मैकेनिकल की वेव की टाइप है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं? क्या वो ट्रांसफर वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो ट्रांसफर वेव में है। ठीक है,
अब ये क्रस्ट और ट्रफ जो है ना, इसकी चूंकि प्रॉपर डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे आ जानी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको मार्क नहीं कर रहे। एज द वेव मूव फॉरवर्ड, अच्छा उसके बाद नीचे यहाँ से है, एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वेव इज अ वाटर वेव। तो वाटर वेव इसकी एग्जांपल है। ट्रांसफर वेव की एग्जांपल अगर आप देना चाहो तो वो एक वाटर वेव है। लेकिन जी एग्जांपल लाजमी मार्क करें, शॉर्ट में आए तो डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी आपने लिखनी है। वैसे डेफिनेशन भी मार्क नहीं की, तो डेफिनेशन अगर हम मार्क करें वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन और साथ में ये एग्जांपल मार्क करें, ये शॉर्ट के लिए है। अगर ये लॉन्ग आ जाए, वैसे ये लॉन्ग भी आ सकता है, अगर लॉन्ग आ जाए तो कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी मैं एंड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। एज द वेव मूव फॉरवर्ड, जैसे ही वेव आगे फॉरवर्ड मूव करेगी वाटर सरफेस के, द वेव वाटर मॉलिक्यूल मूव अप एंड डाउन। ये वही चीज पहले पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं, रादर देन अलोंग द वेव, वेव के साथ नहीं मूव करते। Another example is electromagnetic radiation such as light, radio waves and X-rays, where electric and magnetic fields oscillate perpendicular to the direction of energy propagation। तो ये उसकी कुछ और एग्जांपल भी हैं, एक्स रेज, रेडियो वेव्स और लाइट वेव। ये भी जो है ना आप एग्जांपल के तौर पे दे सकते हो एज अ ट्रांसफर वेव। तो ये भी ट्रांसफर वेव की एग्जांपल में आती हैं, क्योंकि इनमें भी जो पार्टिकल्स हैं ना वो परपेंडिकुलर ही मूव कर रहे होते हैं एनर्जी प्रोपेगेशन के, ठीक है जी। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थी जो कि हमने देखी हैं ट्रांसफर्स वेव की। देखिए अब यहाँ पे ना ये लॉन्ग पूरा आ सकता है, एक्सप्लेन द टू टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। अगर अब ये टू टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव लॉन्ग में एक्सप्लेन करने के लिए आ गया ना, तो ट्रांसफर वेव की आपको डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये एग्जाम्पल्स तो देना ही पड़ेंगी ना, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक्सप्लेन कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से, अ सिंपल वे टू ऑब्जर्व ट्रांसफर वेव। तो यहाँ से आप फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप इसको लिखेंगे एज शोन इन फिगर, और साथ में ये वाली फिगर फिर आपको बनाना पड़ेगी, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपने उस सूरत में लिखना है, ये जो मैंने EXP मार्क किया है, जब आपको ये लॉन्ग में आया होगा। तो डेफिनेशन और एग्जांपल दे के ये एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा के और एंड पे आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगी, तब नंबर मिलेंगे। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं, मैकेनिकल वेव की जो दूसरी टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें जो है ना पार्टिकल जो है पैरेलल मूव करेंगे, मतलब 0 डिग्री एंगल होगा वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ वेव का। उसमें डायरेक्शन ऑफ वेव और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल 90 डिग्री पे थी, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगी, जिसको हम पैरेलल भी बोलते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल, उसमें परपेंडिकुलर, इसमें पैरेलल, टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवलिंग, ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। इंस्टेड ऑफ मूविंग अप एंड डाउन, यहाँ पे अप एंड डाउन नहीं मूव करना, लाइक इन ट्रांसफर वेव, जैसे ट्रांसफर वेव हुआ था, वेयर पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द सेम पाथ एज एनर्जी फ्लो। यहाँ पे पार्टिकल्स जो है ना वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं और वेव आगे ट्रेवल कर रही होती है, पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं। उसमें क्या था, वेव तो आगे ट्रेवल कर रही है, आगे आगे चल रही है फॉरवर्ड, लेकिन पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करें तो कहेंगे ट्रांसफर वेव है, लेकिन अगर बैक एंड फोर्थ मूव करें तो उसको हम बोलेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है। दिस क्रिएट अ रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर known as compression, and the region where particles are spread apart are known as rarefaction। अच्छा अब वहां पे जो है ना क्रस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं जब पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल मूव करते हैं, तो वहाँ क्रस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रस्ट और ट्रफ नहीं पैदा होते। यहाँ पे दो जो चीजें पैदा होती हैं वो क्रस्ट और ट्रफ की जगह वो होती है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या है, रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, ठीक है, वो होता है कंप्रेशन। और रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर स्पेस अपार्ट खुले खुले, वो होता है रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। अ कॉमन एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव। आवाज की जो वेव्स है ना ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो ये एग्जाम्पल भी मार्क करें, एग्जाम्पल मार्क कर लें एक तो, व्हेन अ साउंड इज प्रोड्यूस, जब भी कोई आवाज पैदा होती है ना, जैसा कि कोई क्लैप्स करता है, समवन क्लैप हिज हैंड, अपने हाथों से ताली बजाता है। द एयर मालिक्यूल्स नियर द हैंड, तो हवा के जितने भी हवा के मालिक्यूल्स है ना वो फर्स्ट क्या हो जाएगा, पुश टुगेदर, वो पहले तो इकट्ठे हो जाएंगे, फॉर्मिंग अ कंप्रेशन, वो कंप्रेशन होगी। वेव्स जो पार्टिकल्स है ना, एयर के पार्टिकल्स, जब ताली बजाओगे ना आपके गिर्द जो एयर के पार्टिकल होंगे ना हाथ के, वो कंप्रेस होंगे। इमीडिएटली आफ्टर दे स्प्रेड अपार्ट, फिर वो स्प्रेड अपार्ट हो जाएंगे इनटू अ रेयर फ्रैक्शन, वो रेयर फ्रैक्शन हो जाएगी। जब वो खुले होंगे पार्टिकल रेयर फ्रैक्शन, जब वो आपस में कंप्रेस होंगे वो रेयर कंप्रेशन हो जाएगी।
एंड द वेव कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड थ्रू द एयर, और वेव आगे मूव करेगी। दिस सीक्वेंस ऑफ कंप्रेशन एंड एयर फ्रैक्शन अलाउ द साउंड टू ट्रेवल आवर एयर विदाउट एयर इटसेल्फ मूविंग परमानेंटली फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर। तो कह रहा है ये जो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन है ना, ये पार्टिकल्स को, एयर पार्टिकल को हमारे कानों तक मूव करवाए बगैर जो है ना आवाज़ को हमारे कानों तक मुंतकिल करता है। ठीक है जी, तो अब आपको आई होप कि डिफरेंस याद हो गया होगा ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है। ट्रांसफर वेव में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो वाइब्रेट तो करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन जो है उनकी वो परपेंडिकुलर होती है वेव ट्रैवलिंग डायरेक्शन के, और उसमें क्रस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं ट्रांसफर वेव में। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो बैक एंड फोर्थ मतलब पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवलिंग मूव करते हैं, और यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पैदा होते हैं इंस्टेड ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, तो ये एमसीयू में आ सकता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन किस में पैदा होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, और क्रस्ट और ट्रफ ट्रांसवर्स वेव में। अच्छा, अब लॉन्ग में आएगा तो दोनों आएगा, तो इसको लॉन्ग में कैसे लिखेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर तो आई है शॉर्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है और ये एक एग्जांपल है साउंड वेव, ठीक हो गया, ये तो खत्म, शॉर्ट में तो दोनों मिल जाएंगे। लेकिन लॉन्ग आएगा तो फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा, दिस क्रिएट अ रीजन instead of moving up and down like transfer wave, particle of medium move back and forth along the energy flow, और this create a region compression और rarefaction। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये भी लिखनी पड़ेगी, और साथ में ये एक एग्जांपल है कि जो जब कोई ताली बजाता है तो कैसे जो है वेव ट्रैवल करती है हमारे कानों तक। तो यहाँ से ये सारा आपको एंड तक, यहाँ तक आपको सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, जैसे भी पेपर में आए आपको ये तैयार आई थिंक हो गया होगा, आपने निशान लगा लिए होंगे, आपको अब याद करने में आसानी होगी। इस चैनल पर केमिस्ट्री और मैथ के भी लेक्चर क्लास 10 के अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।